इंद्रजीत अपने कमरे में चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनका फ़ोन बजा था। उन्होंने उन्हें पत्नी को बाथरूम में पाकर खुद ही अपना फ़ोन उठाकर चार्जिंग से छुड़ा लिया था। उसके फ़ोन में नेहाल नाम के फ्लैश हो रहा था। हेलो बेटा, कैसी हो? जमाई बाबू और तुम्हारे सास ससुर सब कुशल मंगल तो है ना? समधी जी, हम बोल रहे हैं। सब कुछ कुशल मंगल नहीं है। हम आज बहुत अजीज होकर आपको फ़ोन कर रहे हैं, उधर से विष्णु जी ने रूखे स्वर में कहा था। नमस्ते समधी जी, क्या हो गया? क्या किस बात के लिए इतना परेशान हैं? वो घबरा गए थे। समधी जी ने कहना तो नहीं चाहता, पर अब मेरे घर का माहौल ख़राब होने लगा है। अब लगभग साल भर होने को आया है, पर आज तक आपकी बेटी से ढंग से खाना बनाना नहीं आया। हम दो प्राणियों सबसे बस कुछ प्रेम और दो वक्त के सादा खाना चाहते हैं, पर आपकी बेटी कच्चा पक्का बनाकर हमें परोस देती है। आज भी उसने कच्चे चावल और अधपके अरहर की दाल के साथ लौकी की सब्जी हमें खिलाई है। समधी जी, अभी वो बच्ची है, उसने अपना सारा समय में लगाया था, इसीलिए ढंग से खाना बनाना नहीं आज सीख पाई। आप जरा समधन जी से बोलिए ना कि एक दो दिन उसे खाना बनाते समय समझा दिया करेगी। बेचारे इंद्रजीत हौले से बोले थे। अपनी लाडली बेटी की बुराई सुनना उन्हें असहन नहीं हो पाया था। समधी जी, अभय की माँ अब बूढ़ी हो गई है, उन्हें चूल्हे पे पास जाना संभव नहीं है। हमारे यहाँ रसोई में काम वाली से खाना नहीं पकाया जा सकता है। हमने तो अभय की जिद पर अपनी आपकी बेटी से अपने घर की बहू बना ली, पर अब लगता है कि हमारी गलती कर गए। आपकी बेटी को बस रूप सुंदर है, इसके अलावा घर बसाने का उसमें कोई गुण नहीं है। आप जल्दी से आकर अपनी बेटी को ले जाइए और उसे घरदारी सिखाना शुरू कीजिए, वरना हमें एक अलग रास्ता देखना पड़ेगा। वो बोलकर फौरन फ़ोन रख दिया। इंद्रजीत गहरी सोच में डूब गई। क्या हुआ जी? इसका फ़ोन था। मालती जी नहा के आई। उसने चिंता में बैठकर देखकर पूछने लगी। समधी जी का फ़ोन था। पुराना राग अलाप रहे थे। बस इस बार तो नेहल को ले जाने बोले। उनको शादी से पहले ही बता दिया था कि नेहल अपनी पढ़ाई ख़त्म करके घरेलू काम सीख रही है, तभी भी उन्होंने ज़बरदस्ती करके शादी कर ली। हाँ, और करवा लिया। अब देखो, पिछले 12 महीने से 10 दिन बाद बिना नागा किए शिकायत करते रहते हैं। वो अखड़े स्वर में बोले। आपने क्यों नहीं कहा कि समधन जी से बोले नेहल को अपने सामने खाना बनाना के तरीके सिखा देंगी? बोला तो था नालती, पर समधी जी बोले कि वह बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें चूल्हे के पास बैठना संभव नहीं है। उसने बस इस उम्र में साज श्रृंगार करके घर घर घूमना संभव रहता है, पर बहू के पास 10 मिनट बैठने का समय नहीं। वो उखड़े शब्द में बोली। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी नीहू को गलत घर में भेज दिया, जहाँ उसका बसना नामुमकिन है। मैं भी उनके हर महीने के 2-4 वाले फ़ोन सुनकर अब थक चुकी हूँ। अब आप कल ही जाकर मेरी नीहू को ले आइए, मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगी। पर काहे देती हूँ कि मैं उसे फिर जाने नहीं दूंगी। वो भी गुस्से में आ गई थी। अरे, यह क्या बात हुई मालती जी? हमारी बेटी को जो चीज़ आती है आप वही सिखा दीजिए। वो अपने घर चली जाएगी और सास ससुर को खुश रखेगी। हम भी अपनी बेटी को खुशी देखकर खुश रहेंगे। वो हौले से मुस्कुराते हुए बोले। तो मालती जी कुछ नहीं बोली। वो उठकर अपने पूजा घर में चली घुस गई। काजल और नेहल उसकी दो बेटियां थी। काजल की शादी 5 साल पहले मुंगेर से हुई थी। काजल अपनी सतत पढ़ाई के बाद माँ के साथ घर के सारे कामकाज सीखकर निपुण हो गई थी, इसीलिए आज अपने ससुराल में सबकी आंखों का तारा बनी हुई थी। नेहल की पढ़ाई बहुत रुचि थी। उसने साइंस में डिप्लोमा करके पीएचडी की पढ़ाई की थी। उसका सपना लेक्चरार बनने का था, जिसके लिए इंद्रजीत और मालती जी की पूरी रजामंदी थी। 1.25 साल पहले काजल की ननंद की शादी ने नेहल और इंद्रजीत मुंगेर स्थिर
बरसेपुर गांव से थे। वहीं पर बारात में अभय भी आया। वो पटना के एक बैंक में क्लर्क की पोस्ट पे काम करता था। उसने नेहल को देखा और पहले ही नज़र में उससे शादी करने की इच्छा ठान बैठा था। फिर उसने बारात लौटते ही अपने पापा विष्णु को अपनी पसंद के बारे में साफ साफ बता दिया था। पहले तो वो गुस्से से बरस पड़े, पर पत्नी के समझाने पर शांत हो गए। वे उनका एक ही बेटा था, दो बेटियों की शादी वो कर चुके थे। अब विष्णु जी इकलौते बेटे को पसंद नहीं मानते। वो घर में हमेशा कलह का वास रहता, इसीलिए वो तैयार हो गए थे। फिर आनन फानन में दूसरे ही दिन वो बक्सर के लिए निकल गए थे। वहाँ पर इंद्रजीत ने उनके आने के मकसद सुना तो उनका स्वागत सत्कार किया, पर वो अभी नेहल की शादी नहीं करना चाहते थे। उनके कुछ समय पहले ही पीएचडी की परीक्षा समाप्त हुई है। वो अभी अपने आगे के सपने का पूरा करने में जी जान से लगी थी, पर विष्णु जी की जिद और अभय जैसे नौकरी पेशा लड़के का रिश्ता घर तक चलकर आने की वजह से मालती ने हाँ करने के लिए कह दिया। नेहल ने मना भी नहीं किया था, पर मालती जी की इच्छा को रोक नहीं पाई थी। इंद्रजीत ने विष्णु जी से साफ शब्दों में कह दिया था कि नेहल को घरदारी नहीं आती, इसीलिए उससे बाकी लड़कियों की तरह खाना बनाना और घर संभालने की उम्मीद करना इतना आसान नहीं होगा। पहले उसे सिखाना होगा, फिर वो कुछ सीख से ही कर पाएगी। विष्णु जी की सारी बात मौजूद थी, लेकिन नेहल को देखने के बाद वो भी अपने बेटे की पसंद से बहुत खुश हो गए थे। वो इतना सुंदर थी कि देखने वालों की नज़र ही नहीं हटती। बस इस तरह उसकी इच्छा न होते हुए भी नेहल की शादी बक्सर जैसे शहर में कर दी गई। अभय के प्यार और भरोसे ने नेहल के उदासी को बहुत हद तक दूर कर दिया था। वो कुछ नहीं जानने के बावजूद भी सब कुछ करने की कोशिश करती थी। शुरू शुरू में तो उसकी सास लक्ष्मी देवी सारा काम खुद ही किया था, और फिर धीरे धीरे सब कुछ उस पर छोड़कर शुरू कर दिया। अब नेहल सुबह उठते ही किचन में घुसना पड़ता, ऊपर से साड़ी और फिर घूंघट निकालना काम करना पड़ता। अभय तो नाश्ता करके ऑफिस चला जाता। वो अपनी माँ के इस व्यवहार को देख नहीं पाता। बेचारी सीधी स्वभाव नेहल कुछ शिकायत भी नहीं कर पाती थी। अभय ने उसके सपने को पूरा करने का से रोका नहीं था। उसने खुद नेहल को घर आ जाकर उसकी किताबों का पूरा स्टॉक ला दिया था। वो अपने बचे समय में नेट की तैयारी करने लगी। वो उसके सास ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। नेहल उसकी तरफ से पूरी कोशिश करती कि सब कुछ अच्छे से करे, पर हर रोज कुछ ना कुछ गलत हो जाता और बदले में वो अपने सास ससुर के ताने सुनती। रात को लक्ष्मी जी खुद ही अच्छा खाना बनाकर अभय को परोसती थी, जिससे वो अपनी माँ की चालाकी देख नहीं पाता था। नेहल बहुत दुखी रहने लगी थी, पर अभय का प्यार उसे सास के ताने बुलाने में मदद करते थे। दूसरे दिन इंद्रजीत जी बसंतपुर गांव पहुंचे तो नेहल घर भर घूंघट ओढ़े उसके लिए चाय पानी लेकर आई थी। वो अपनी नाजों से लिखी बेटी को ऐसा दृश्य देखकर खुद से घुलने लगी है। आप चाय पीजिए समधी जी, आप शायद ही इधर से निकल पाए। हम लोग तो अब इसी स्वाद के आदी हो गई हैं। विष्णु जी अपना कप उठाते हुए बोले थे। इसमें चीनी कुछ ज़्यादा है समधी जी, फिर भी चाय उतनी बुरी नहीं है। वो फीके अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले। अपनी बेटी के घूंघट के बहते आंसुओं की धार देखकर वो सिरहर उठे। नेहल खाना बनाने किचन में घुसने लगी थी। फिर वो कुछ सोचकर लक्ष्मी जी के पास चली आई। माँ जी, आप पापा पहली बार घर आए हैं, आप प्लीज़ सब्जी बना दीजिए ना, मैं दाल और चावल ठीक से बना लूँगी। वो बेहद हिम्मत करके बोली थी। बदले वो कुछ देर तक नेहल को घूरती रही थी। देख बहू, मेरी तबीयत कल से बहुत ख़राब है। तुझे पैर दबाने कहा था तो बस छूकर निकल गई। अब मुझसे खड़े होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तुझे अपने बाप के लिए को जो खिलाना है खुद बना कर खिला दे। फिर तुझे अपना सारा सामान भी पैक करना है। सामान क्यों माँ जी? पापा तो मुझसे मिलने आए हैं। वो तो आज शाम तक या कल चली जाएंगी। वो चौंक कर बोली थी।
तेरे पापा तुझे सदा के लिए ले जाने आए हैं। अब तू अपने घर जा और अपनी पढ़ाई कर। हमसे गलती हो गई जो हमने अभय की बात मानकर तुझ जैसी फूहड़ लड़की को अपने घर की बहू बना ली। अब तुम जाओ तो हम अभय को समझा लेंगे और कुछ दिन बाद उसकी ढंग की लड़की से शादी कर देंगे। वो कठोर होकर बोली और अपना चादर लपेटकर सो गई। नेहल ने इतनी बड़ी बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो रोते हुए किचन में भाग गई। फिर फर्श पर बैठकर वो खूब रोई थी। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो कल सुबह 10 बजे करीब उसके पापा को फ़ोन किया गया था। माँ जी ने कब फ़ोन लेकर पापा को फ़ोन कर दिया मुझे पता ही नहीं चला, पर मैं इस तरह वापस जाकर अपने माँ बाप की परवरिश को अपमानित नहीं होने दूंगी। उन्होंने बड़े मान सम्मान को अपने पूरे समाज के आगे मेरी शादी अभय से की है। मैं यहाँ से लौटकर सबकी बातें बनाने का मौका नहीं दूंगी। फिर मैं अभय से बहुत प्यार करती हूँ और अब तो उसका अंश भी मेरे अंदर पलने लगा है। मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है और अपने घर में माँ जी मुझे इस तरह से निकाल नहीं सकती। मैं अंदर जो भी कमी है मैं पूरी करूँगी और माँ जी को एक अच्छी सुघड़ बहू बनकर दिखाऊंगी। खुद के अंदर एक जोश भरती वो आंसू पोंछकर उठ खड़ी हुई। फिर वो किचन गई और अपने फ़ोन की सहायता से वीडियो देखकर दाल चावल आलू मटर की सब्जी चटनी बैंगन का तवा और पापड़ बनाकर अपने पापा और ससुर को परोस आई। विष्णु जी को इतना सारा खाना देखकर भौंचक के रह गई, पर इंद्रजीत ने अपनी बेटी के हाथों से बनाया पहला भोजन प्रेम पूर्वक ग्रहण किया था। तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है नेहल, जरूर समधन जी ने मदद की होगी। वो खाते हुए बीच में बोल रहे थे। नहीं पापा, माँ जी के पैरों में दर्द है, वो आराम कर रही हैं। आप लोग खाइए, मैं उनको भी खाना देकर आती हूँ। वो बोलते हुए उठ गई थी। समधी जी, नेहल ने तो खाना अच्छा ही बनाया है। इंद्रजीत जी खुद के बोलने से रोक नहीं पाए थे। अच्छा कहाँ है समधी जी, दाल में नमक ज़्यादा है, मटर भी कच्चा है। वो रुष्टता से बोले थे। नेहल अभी बच्ची है समधी जी, उसे कुछ समय दीजिए, खुद खुद सब कुछ सीख जाएगी। अब हौले से बोले थे। उन्होंने खाने में कोई कमी नहीं नजर आई थी, पर न जाने विष्णु जी क्यों अपनी बात पर अड़े थे। वो चुप रह गए थे। पापा, आप मुझसे मिलने आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अभी माँ जी की तबीयत भी खराब है। घर में कोई काम करने वाला रहना चाहिए ना। आप आज रह जाइए, आप उनसे मिलकर कल चले जाइएगा। खाने के बाद अब इंद्रजीत जी आराम करने गए तो नेहल उनके पास आई थी। तुमने खाना खाया नेहल? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? वो अभी बिना घूंघट के उसे देखकर चौंक गए थे। उसका दूधिया रंगत पीली पड़ने लगी थी। वो पापा कुछ नहीं, मैं बस सारा दिन घूंघट में रहती हूँ ना, शायद इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। वो आहिस्ते से बोली थी। आप आराम कीजिए पापा, शाम होने वाली है, मुझे कुछ काम करने हैं, मैं आपसे कुछ देर बाद मिलती हूँ। बोलकर वो चली गई। इंद्रजीत सोच में पड़ गए थे। उनके कमरे में आकर वो फिर से रोने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी सास की ऐसी सोच से नेहल को गहरा दुख हुआ था। वो अभय से दूर जाने का अब सोच भी नहीं सकती थी। उसने अभी तक अभय या किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था। उसी समय लक्ष्मी जी चली आई थी। ये टेशु बहाने का काम नहीं चलेगा, जाकर रात के खाने की तैयारी करो। मैंने मछली मंगवा दी है, अच्छे से पकाकर अपने पापा को खिलाओ। वो डॉक्टर बोली तो नेहल सर हिलाती बाहर निकल गई। रात में अभय आया तो इंद्रजीत को अचानक देखकर खुश हो गया। उसने अपने ससुर को बैठकर खूब बातें की। फिर वो किचन में जाकर नेहल की मदद करने लगा था। लक्ष्मी जी अपने कमरे में मुंह कान ढककर सोती रही थी। रात के खाने के बाद नेहल झूठे बर्तन साफ कर रही थी कि अचानक जोर से चक्कर आकर आया। वो दिन में
दुखी में ये नहीं खाई थी। अभी भी वो सबके खाने के बाद भी भूखी थी। अभय पानी पीने आया तो उसने फर्श पे गिरा देखकर चिल्ला पड़ा। कुछ देर में पूरा घर नेहल के कमरे में जमा हो गया। अभय ने फ़ोन करके गांव के हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब को बुलाया लिया। उन्होंने चेक किया और नेहल की आंखों का रंग देखकर बहुत चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने मां बनने की खबर भी दी थी। वहाँ खड़े सभी चेहरे खुशी से खिल उठे सिवाय लक्ष्मी जी के। अब तक नेहल भी होश में आ चुकी थी। वो सबको अपने सामने देखकर झट से उठ बैठी और घूंघट अपना चेहरा छिपा ली थी। अभय अपनी पत्नी को ठीक से खाना नहीं खाती और अपना ख्याल भी नहीं रखती, जिससे आपकी पत्नी के शरीर में खून की कमी है। इसमें पीलिया के सारे लक्षण आ चुके हैं। इसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट में ही ऐसी कमजोरी होना और चक्कर खाकर गिर जाना आम बात नहीं है। इसकी ऐसी हालत पहले भी हुई होगी, पर ये आप सबको बताई नहीं होगी। ऐसी बेहोशी में अगर किसी का ध्यान न जाए तो मिसकैरेज का खतरा भी रहता है और माँ की जान को भी जा सकती है। आप कल ही इन्हें शहर जाकर डॉक्टर को दिखाइए, वरना माँ और बच्चा दोनों पर भारी संकट आ जाएगा। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा तो अभय ने दुख से अपनी माँ को देखा। वो भी कुछ दिनों से अपनी माँ का बदला बदला रूप देख रहा था। नेहल उससे कुछ कहती ही नहीं थी, पर दिनों दिन चुप होती जा रही थी। इस बात को अभय भी परखने लगा था। लक्ष्मी जी नजरें चुरा रही थी। आप निश्चित रहिए डॉक्टर साहब, मैं कल सुबह ही नेहल के शहर ले जाऊंगा, अभय ने कहा। उसने घर के बाहर तक छोड़ने चला गया था। बहू, तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी के बारे में एक बार भी नहीं बताया। तेरा इरादा कहीं मेरे घर के वारिस को मारने का तो नहीं था? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं बताने वाली थी पर मुझे शर्म आती थी, वो घबराते हुए सर झुकाए बोली थी। तब तक अभय भी आ गया। इसका मतलब तुम अक्सर बेहोश होकर गिर रही रहती थी। और माँ, आपने भी मुझे नेहल की ऐसी हालत के बारे में कभी नहीं बताया। आप तो घर में रहती हैं ना? वो नाराजगी से बोल रहा था। उसके चेहरे का रंग बदला था। अब वो क्या जवाब देती? अभय जी, माँ जी ही तो मुझे होश में लाकर जूस पिलाती थी, पर मैंने बच्चे की बात इन्हें नहीं बताई थी। मैं ये खुशखबरी पहले आपको बताना चाहती थी। नेहल ने उसके कुछ बोलने से पहले ही बात संभाल लिया था। लक्ष्मी जी अचंभित होकर उसका चेहरा देखने लगी। कितनी आसानी से इसने अपने बेटे की नज़र में मुझे गिराने से बचा लिया, जबकि मैं इसके साथ इतनी जाती करती आई हूँ। उन्हें अपना किया धरा सारा याद आया। कुछ दिन पहले ही नेहल दोपहर में किचन में गिर गई थी। वो वहाँ से गुजरी और उसे गिरा देखकर उठाने तक नहीं गई, उल्टे किचन में अपने और विष्णु जी के लिए खाना लेकर निकल गई। शाम तक वो बेहोश पड़ी रही, फिर खुद ही उठकर काम करने लगी। आज नेहल की सरलता देखकर लक्ष्मी जी खुद को बहुत निचले स्तर का खड़ा देख रही थी। समधन जी, अब तो हम लोगों को अपना मुंह मीठा कराना चाहिए। हमारे दादा नाना बनने का दिन आ गया है। विष्णु जी खुशी से बोले थे। फिर वो खुद ही फ्रिज से मिठाई निकाल कर ले आए। समधी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने बहू की शिकायत की और आपको यहाँ बुला लिया। मैं भूल गया था कि मेरी भी दो बेटियां हैं। अगर उनके साथ भी ससुराल में यही व्यवहार होता तो मुझे कितना दुख होता। मैं आज के बाद कभी अपनी बहू की कभी शिकायत नहीं करूँगा, उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगा। आप तो वो इतना लंबा घूंघट भी नहीं निकालेगी। अगर उसे साड़ी के अलावा सलवार कुर्ता पहनना है तो वो पहनेगी। मुझे अपनी बहू और पोता पोती सब स्वस्थ और सही सलामत चाहिए। वो शर्मिंदा से बोल रहे थे। उन्हें भी नेहल की हालत और अपने व्यवहार पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। समधी जी, आप बड़े हैं, आपका नेहल पर नाराज होना अधिकार है। मुझे माफ़ी मांगना आपको शोभा नहीं देता। मुझ पर विश्वास है कि मेरी नेहल समय के साथ सब कुछ सीख जाएगी, पर अभी तो मैं अपने नाना बनने की खबर सुनाकर सब कुछ भूल बैठा हूँ। मैं इसकी माँ को ये खुशखबरी देता हूँ। इंद्रजीत जी खुशी से बोलते हुए अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल गए। पलंग पर बेटी नेहल का घूंघट लक्ष्मी जी ने आगे बढ़कर उतार दिया। आज से तुम मेरी बेटी हो नेहल। अब मैं तुझे खुद सब कुछ सिखाऊंगी और तू अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगी। इतने दिन तुझे ये जो कष्ट मिले हैं इसके लिए माँ मुझे माफ़ कर दे, वह हाथ जोड़ते हुए बोली।
माँ जी, आप मुझे बेटी ही बोल रही हैं और मेरे आगे हाथ भी जोड़ रही हैं। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी, मैं ये आपका अधिकार है। मैंने जो आप लोगों को कच्चा-पक्का खिलाया इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं सब कुछ दिल से सीख कर बनाया करूँगी और आप सबको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। उनका हाथ पकड़ते हुए वो रोते हुए बोली, लक्ष्मी जी ने नेहल को अपने गले से लिपटा लिया था। ये लड़की सच में बहुत कोमल दिल की है। इसने आज तक घर में होने वाली इतनी बड़ी बात को भी मुझे बताया तक नहीं और आज सबके दिल में एतबार फिर से बस गई थी। मुझे अपनी पसंद पर नाज़ है कि मैंने तुम्हें पसंद किया है। तुमने अपने सच्चे प्यार से मेरी दुनिया को आबाद कर दिया। पलंग के पास ही खड़ा अभय प्रेम से नेहल को देखकर सोच रहा था। उसकी आंखों में तपिश खुद पर पाकर नेहल घूंघट डालकर चुपने लगी थी, पर लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़कर टोक दिया। ये घूंघट अब तुम कभी नहीं निकालोगी बहू। अब तुम हमें इसी रूप में पसंद हो। अभी तुम आराम करो, हम लोगों भी सोने जाते हैं। और वो उठ गई। विष्णु जी भी बाहर निकलने लगे। नेहल ने अभय की तरफ देखा और शर्म से अपना सर झुका लिया। तुम सच में चोरनी होनी हूँ। मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। तुमने मेरा दिल चुरा लिया था और आज मेरे माँ बाप का हृदय भी पिघला कर रख दी। गेट बंद करके वो उसके करीब आया। नेहल ने उसकी आंखों में अपने लिए अथक प्रेम दिखा तो वह शर्मा कर अपना सर झुकाने लगी। आई लव यू नेहू, तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैं अपनी ज़िंदगी को कभी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। उसने मुस्कुराकर नेहल को अपनी बाहों में समेट लिया। वो भी अपने पिया की बाहों में खुद को सुरक्षित पाकर पूरी तरह समाने लगी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।